जब जब राणा सांगा का नाम जुबान पर आता है तो एक ऐसे महारथी की तस्वीर मस्तिष्क में उतर जाती है जो भारत के भाग्य निर्माण का साक्षी था। एक ऐसा योद्धा जो शरीर पर 80 से ज्यादा घाव, एक हाथ और एक पांव से लहूलुहान होने पर भी युद्ध भूमि में शत्रु पर यमराज बनकर टूट पड़ा था। मातृभूमि का एक ऐसा पुजारी जिसने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर मेवाड़ के महान शासकों में अपना नाम अमर कर लिया। जब जब भारत के इतिहास की चर्चा होगी, राणा संग्राम सिंह का नाम उन महावीरों में लिया जाएगा जिन्होंने माटी की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपनी आन बान शान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेवाड़ गौरव गाथा का 7वां एपिसोड मेवाड़ के इसी महाराणा को समर्पित है। 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की मृत्यु के बाद मेवाड़ अगले 30 वर्षों तक अनिश्चितता के दौर में रहा। इस दौरान राणा उदय सिंह और राणा जयमल ने मेवाड़ की सत्ता संभालने का प्रयास अवश्य किया, पर वो मेवाड़ को स्थायी शासन और उसका वह गौरव जिसके लिए मेवाड़ जाना जाता था नहीं दिला पाए। 1508 में राणा रायमल के बाद 27 वर्ष की आयु में युवराज संग्राम सिंह मेवाड़ सदन के 50वें शासक नियुक्त हुए। परम बुद्धिमान, अत्यंत पराक्रमी, जनप्रिय और उदार हृदय राणा संग्राम सिंह ही इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा सांगा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी लगातार बढ़ती विदेशी आक्रांताओं की ताकत को चुनौती देना और राजपूताना गौरव का पुनरुत्थान करना। इसके लिए उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ पड़ोसी राजपूत राजाओं को एकत्रित और संगठित करना शुरू कर दिया। राणा सांगा के नेतृत्व का ही परिणाम था कि सभी राजपूत जनजातियों ने महाराणा सांगा के नेतृत्व में विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करने की प्रतिज्ञा ली। दिल्ली की गद्दी पर उस समय लोदी सल्तनत का राज्य था। गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी का राज्य था। इब्राहिम लोदी, महमूद शाह और नसीरुद्दीन खिलजी तीनों ही षड्यंत्र रचकर महाराणा सांगा पर आक्रमण का अवसर ढूंढते रहते थे। एक बार तीनों ने मिलकर महाराणा सांगा से युद्ध किया, लेकिन बलशाली महाराणा के सैन्य कौशल और राजपूतों की विशाल सेना के आगे आक्रांताओं की एक नहीं चली और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तीनों मुस्लिम शासक इस पराजय से कुछ सीख लेने के बजाय नए षड्यंत्र और दोबारा हमला करने की योजना बनाने लगे। सन 1509 ईस्वी और 1517 ईस्वी में खतौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के मध्य 2 बार भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों बार महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह परास्त किया। खतौली के युद्ध में मेवाड़ी सेना के अदम्य साहस और वीरता से मुकाबले में असफल हो इब्राहिम लोदी अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसका बेटा मेवाड़ी सेना के खत्ते चढ़ गया। महाराणा सांगा भी इस भीषण महासंग्राम में घायल हो गए। उनका एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गई। साथ ही अप्रतिम योद्धा महाराणा सांगा के शरीर पर अनेक घाव हो गए। युद्ध में घायल महाराणा अपनी जान की परवाह किए बगैर तब तक युद्ध में डटे रहे जब तक सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह युद्ध मैदान से खदेड़ नहीं दिया। इन विजय के बाद महाराणा सांगा के शौर्य का डंका पूरे देश में गूंजने लगा था। कहते हैं कि महाराणा सांगा का भय अहमदनगर के जागीरदार निजामुल मुल्क के मन में इस हद तक घर कर गया था कि उसने अपने आप को किले में छिपा लिया और अहमदनगर किले को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके। अहमदनगर किले के दरवाजे के ऊपर लगे लोहे के बड़े बड़े नुकीले भालों को हाथी भी तोड़ पाने में असमर्थ थे। इस संघर्ष में महाराणा सांगा का निकट सहयोगी डूंगर सिंह वागड़ घायल हो गया, लेकिन मेवाड़ महान शासकों के साथ साथ शूरवीरों की भी भूमि रही है।
ऐसे में डूंगर सिंह के शक्तिशाली बेटे कान सिंह कन्हैया ने कोई उपाय न देखकर स्वयं को दरवाजे से सटा दिया। कन्हैया ने महावत को आदेश दिया कि हाथी के सिर से मेरे ऊपर जोर से वार करो। इसके बाद हाथी ने जोर से प्रहार किया। दरवाजा टूट गया, लेकिन अति शूरवीर कान सिंह कन्हैया अपना बलिदान कर अमर हो गया। राणा सांगा की क्रुद्ध सेना ने किले के अंदर घुसकर मुगल सेना के सिर धड़ से अलग कर दिए और किले पर अपना अधिकार कर लिया। महाराणा सांगा महान वीर होने के साथ परम मित्र भी थे। जब मालवा सुल्तान महमूद ने गागरोन पर आक्रमण किया तो महाराणा सांगा सहायता के लिए सेना के साथ स्वयं पहुंचे और उन्होंने सुल्तान महमूद पर आक्रमण कर उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। सत्ता संघर्ष की इस कड़ी में 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया और दिल्ली सल्तनत लुटेरे बाबर के नियंत्रण में आ गई। बयाना में महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य संघर्ष हुआ। वहां किले के रक्षक मेहंदी ख्वाजा की रक्षा के लिए बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा को सेनापति बनाकर भेजा। महाराणा सांगा ने इनको बुरी तरह पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही महाराणा सांगा ने बाबर के साथ तत्काल युद्ध करने का निर्णय नहीं लिया। इसकी वजह से बाबर को तो पूरा समय मिल गया, लेकिन महाराणा सांगा को यह भूल बहुत भारी पड़ गई। पानीपत की जीत ने भारत पर राज करने के बाबर के इरादे को पक्का कर दिया। उसने अपने बड़े बेटे हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया और बयाना, मेवात, धौलपुर, ग्वालियर और रापरी के किलेदारों को अधीनता स्वीकारने का संदेश दे दिया। बाबर से तो महाराणा सांगा की मुठभेड़ अब निश्चित ही थी। कुछ समय बाद महाराणा सांगा और बाबर के बीच 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर भयानक और निर्णायक युद्ध हुआ, जो केवल मेवाड़ ही नहीं भारत का भाग्य तय करने वाला भी सिद्ध हुआ। पराक्रमी सम्राट और हिंदूपत महाराणा ने पूरी शक्ति से आक्रांता का मुकाबला किया। अचानक मूर्छित हुए अपने शासक को सेनापति युद्ध मैदान से सुरक्षित ले गए। एक सेनापति न होने के कारण मेवाड़ी सेना का मनोबल टूटने लगा। कुछ सहयोगियों की गद्दारी के साथ बाबर की तोपों के प्रहार से महाराणा की अपनी ही सेना के हाथियों ने सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और राजपूत सेना तितर-बितर होने लगी। यदि विश्वासघात न होता तो खानवा के युद्ध में भी निश्चित तौर पर महाराणा सांगा की सेना की ही विजय होती। बाबर से मिली पराजय और शरीर में मौजूद घावों से अधिक राजपूत रजवाड़ों से मिले धोखे ने अपराजय महाराणा सांगा को गहरा दर्द दिया था। वे मेवाड़ ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के भविष्य के विषय में भी चिंतित थे। कालपी से मांडलगढ़ की ओर जाते हुए शत्रुओं से मिले अपने ही षड्यंत्रकारी गद्दार सेवकों ने महाराणा सांगा के भोजन में जहर मिला दिया। उसके बाद महाराणा सांगा की जीवन यात्रा पूर्ण हो गई। उनके अंतिम संस्कार वाले स्थल पर ही अतुलित योद्धा महाराणा सांगा की छतरी उनका गौरवमय स्मरण करवाती है।